हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं DU BEd 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको लेकर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एकदम ऑथेंटिक DU BEd 2020 का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियो हैं जिसमें बताया जाता है कि वो BEd 2020 DU का ही क्वेश्चन पेपर है, बट एग्जैक्टली में वो नहीं होता है। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको DU BEd एग्ज़ाम जो इंट्रेंस होने वाला है उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो खैर अंदाज़ा हो ही जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एंड दोस्तों, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी किस रूप में बनानी है कि हम BEd एंट्रेंस जो है वो क्रैक कर लें। दोस्तों, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको DU BEd से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 2015 तक के अगर चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपकमिंग डेज में वो सारे क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूँगा वन बाय वन। सो डोंट मिस दैट ऑल, क्योंकि दोस्तों वो सारे प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक आइडिया तो हो ही जाएगा कि आपको अपनी तैयारी किस रूप में करनी है एंड क्या क्या आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, बिल्कुल मिस ना करें वो क्वेश्चन पेपर को एंड इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ एंड देखते हैं कि DU BEd जो 2020 का एग्ज़ाम था वो कैसा था एंड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस फ्रेम में आए थे। तो दोस्तों, आप पहले तो देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो इंग्लिश का पैसेज आता है। एंड मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के टोटल 2 पैसेज आते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पैसेज है ये आपको इतना बड़ा पैसेज दिया जाता है, जिसको आपको रीड करने के बाद जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर करने पड़ते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इसके फिर 4 ऑप्शन है, उसमें से एक आपको करेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार के इंग्लिश के पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आपकी रीडिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप जाकर इस इंग्लिश के पैसेज का आसानी से आंसर दे सकते हैं सभी क्वेश्चनों का। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन, अगर रीडिंग आपकी अच्छी नहीं है तो लास्ट में ही करें, क्योंकि ये रीडिंग करने में भी एंड देन अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बच्चों के नंबर काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि वो पैसेज पढ़ लेते हैं बट उन्हें समझ नहीं आता। तो वहाँ पर वो जो आंसर चूज़ करते हैं वहाँ पर वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो चूज़ करते हैं वो गलत ही होते हैं। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है आपको जल्दी नहीं अटैम्प्ट करने हैं, आपको इसे लास्ट के लिए ही छोड़ देना है, ताकि आपका जो टाइम है वो भी बच जाए एंड आप अपना जो आगे का क्वेश्चन है उन्हें अच्छे ढंग से कर सके, उनके एक्यूरेट आंसर दे सके। क्योंकि दोस्तों, ये इंग्लिश का जो पैसेज है ये ज़्यादा एवरेज नहीं रखता है मार्क्स की। अगर आप इसे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ये 5 ही क्वेश्चन अगर आप ये छोड़ भी देते हैं तो भी आपको 95% जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आपकी एक सीट कंफर्म करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि इन क्वेश्चनों को लास्ट के लिए आप बचा के रखें, कि अगर लास्ट में आपको टाइम बचता है ना, आपको लगता है कि हमें इसे अटैम्प्ट करना चाहिए, हम सही कर सकते हैं, तभी आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो इस तरह से ये इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एंड सेकंड पार्ट यहाँ से चालू होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपकी 10th क्लास के बेस पे ही होते हैं। तो अगर आपने अपनी 10th क्लास की बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रखी है तो आप इन क्वेश्चनों को ईजिली हैंडल कर सकते हैं एंड आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों, बात करें कि मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा BEd के एग्ज़ाम में, तो दोस्तों ये आपको एवरेजली 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं DU BEd के एग्ज़ाम में। एंड दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं सारे बेसिक मैथ से ही आते हैं, यानी कि आपकी 10th क्लास की बेसिक मैथ से ही आते हैं। अगर आपकी 10th क्लास की बेसिक स्ट्रांग है तो ये आप आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको बेसिक से ही मिलते हैं देखने को। इसके बाद आपका 5th क्वेश्चन से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि लिख रखा है कि एक पवन चक्की में बिजली उत्पन्न होती है, बाकी फिर ऑप्शन दे रखे हैं किसके द्वारा। तो आंसर है हवा के वेग पर निर्भर करता है कि एक पवन चक्की से कितनी बिजली उत्पन्न होती है। और इसी तरह फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन साइंस का कि किसी अपगामी तरंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसी तरह इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए और ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन अपगामी तरंग के लिए सत्य है। फिर इसी तरह आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि 7th नंबर पे, वो है कैपलर का दूसरा नियम किस पे आधारित था। तो वो कैपलर का दूसरा नियम आपके कोणीय गति का संरक्षण नियम पे आधारित था। इसी तरह आपका फिर अगला क्वेश्चन है साइंस का, यदि सूर्य का द्रव्यमान 10 गुना छोटा तथा गुरुत्वीय नियतांक g परिणाम में 10 गुना बड़ा हो तो
क्या होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा एक विटामिन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो उनके रासायनिक नाम के रूप में दिए हैं। तो यहाँ पे जो एसोकार्बिक अम्ल होता है ये विटामिन सी है, जो कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह जो विटामिन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलता है कि उनके रासायनिक नाम यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन रासायनिक नामों के, विटामिन के रासायनिक नामों को पढ़कर जाना है एंड अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लेना है। और दोस्तों इसी तरह जो 10वां क्वेश्चन है, निर्जलीय AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड की बोतल के चारों ओर श्वेत धूम बन जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो ये कि आंशिक रूप से वायुमंडल नमी के साथ जल अपघटित होकर HCl गैस बनाती है, जो कि श्वेत रंग का दिखाई देता है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह फिर आपका 11वां क्वेश्चन है जो कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये आपको 10th की साइंस में इजीली देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें कि आपको साइंस की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, तो आप साइंस की प्रिपरेशन के लिए NCERT बुक को अपना हेल्पी माध्यम बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको NCERT से ही पूछे जाते हैं एंड NCERT में भी वो क्वेश्चन एकदम डीप से पूछे जाते हैं। तो अगर आप उनकी रीडिंग करें भी तो आप एकदम डीपली उन्हें रीड करना। ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात। अब बात कर लेते हैं कि साइंस के क्वेश्चन का एवरेज कितना रहता है पेपर में। तो दोस्तों जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली 18 to 19 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं बीएड के एग्ज़ाम में एंड सारे क्वेश्चन आपके NCERT की बुक से ही आते हैं, इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं होते। और साथ साथ दोस्तों आप क्वेश्चन को देखते चलिए कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आ रहे हैं। चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, बट इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये क्वेश्चन हैंड रिटन राइटिंग में आपको प्रूफ कर दूंगा सेपरेटली कि साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, SST के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि दोस्तों वो सारे क्वेश्चन मैंने इन PDF से एक जगह निकाल कर लिख रखे हैं, ताकि ईजी से हम अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे साइंस से आए हैं या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। और अब आप ये 18 क्वेश्चन को देखिए, जो कि रेशम, नायलॉन, सूती और ऊन, ये 4 तरह के कपड़े हैं और इन्हें सीक्वेंस वाइज लगाया गया है कि अगर इन्हें सुखाया जाए तो कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे और कौन से कपड़े बाद में सूखेंगे, तो क्या इनका सीक्वेंस रहेगा। तो दोस्तों उसमें से करेक्ट आंसर छांटा है कि ऊन, सूती, रेशम, नायलॉन, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा अगर हम कपड़ों को सुखाएं। तो इसी तरह फिर 19th क्वेश्चन है कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को मिलाकर एक खाद नमूना नीला काला हो गया, इस नमूने में क्या शामिल था। तो जाहिर सी बात है स्टार्च ही शामिल होगा, क्योंकि जब हम स्टार्च की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करते हैं तो वो जो बनता है वो नीला काला ही बनता है। एंड दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि स्टार्च का या फिर प्रोटीन की जांच हम कैसे कर सकते हैं, क्या अभिक्रिया में रिएक्शन में बदलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये एक ज़रूर आप तैयार करके जाइएगा। इसके बाद फिर 20वां क्वेश्चन है कि वृक्क के अक्रिय होने की स्थिति में अपशिष्ट उत्पादों को साफ करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपकी 7th क्लास की NCERT जो है उसमें से पूछा गया है एंड चाहे तो आप उस टॉपिक को जाकर देख सकते हैं कि इसे अपोहन कहा जाता है, जिसे डायलिसिस इंग्लिश में कहा जाता है। कि वृक्क जो हमारी किडनीज हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को छानने में, साफ करने में असफल होने लगते हैं, तब हम एक नया कृत्रिम वृक्क के जरिए उस क्रिया को संपन्न करते हैं एंड इस क्रिया को हम अपोहन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अपोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ से जो 21वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपकी SST सोशल साइंस स्टार्ट हो जाती है। तो सोशल साइंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में औपनिवेशिक वानिकी निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव थे। तो ये आपका ऑप्शन दे रखा है, इसमें से सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और अब 22वां क्वेश्चन कि MK गांधी ने पूरे देश को खादी पहनने का विकल्प क्यों चुना। तो उसके पीछे जो वजह थी आप देख सकते हैं आंसर में, फर्स्ट और सेकंड वजह थी, यानी कि यह विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद को मिटाने का एक माध्यम होगा और यह विभिन्न वर्गों के बीच मतभेद को मिटाने का माध्यम होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने पूरे देश को खादी पहनाने का विकल्प चुना, ताकि भेदभाव जो है वो वर्ग और धर्म के बीच में ख़त्म हो जाए। और इसी तरह फिर 23वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि क्या इसमें है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप सीधा ऊपर जल्दी जल्दी दिखाते चलता हूँ आपको, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ना, आप भी बोर होने लगेंगे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको आने वाले और बीएड एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे
उनकी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वो वीडियो की अपडेट मिल जाए एंड आप इजीली उन्हें देखकर अपनी स्ट्रेटजी एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठा ले कि हमें जो तैयारी करनी है वो हमें कहाँ से करनी है। 25वां क्वेश्चन है, फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा परिवर्तन किया था। तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई सी भी एनसीईआरटी खोलते हैं वहाँ पे प्रस्तावना होती है एंड उसके नीचे संशोधन का नाम लिखा होता है कि 42वें संशोधन के जरिए हमने कुछ नए नए वर्ड्स अपने प्रस्तावना में ऐड किए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 50 तक के बारे में। और दोस्तों आपको किसी अदर चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जस्ट आपको इस चैनल के साथ जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन एंड डाउट्स को यहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर अदर्स जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।